यस, हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम्स, यानी निकायों के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान या ऊर्जा वितरण कह सकते हैं अपन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो इसको, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण लिख देता हूँ इस टॉपिक को, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सिस्टम्स। और वो सिस्टम्स कौन से होंगे? क्लोज सिस्टम्स। क्लोज निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण। इंटरेक्शन के जो टाइप थे वो टाइप अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण, ठीक है। सेम जो एनर्जी एक्सचेंज अपने स्टार्ट किया था, ये इंटरेक्शन अपन स्टार्ट किया था, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे अपन या इसको स्टडी करेंगे अपन। तो वही मान लेते हैं कि हमारे पास में दो सिस्टम है, क्या है? दो सिस्टम, एक सिस्टम है ए और एक सिस्टम है ए डैश, ठीक है। और ये दोनों सिस्टम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक आइसोलेटेड सिस्टम ए स्टार। ए और ए डैश क्या है? दो बंद निकाय, और ए स्टार क्या है? इनसे बना हुआ एक विलगित निकाय, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? और ये भी देखिए, इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है? ई, और इसकी एनर्जी क्या है? ई डैश, और इसकी एनर्जी क्या आएगी? ई स्टार। इनमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ऊर्जा का आदान प्रदान डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। इसमें कम होगा तो इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा तो इसमें कम होगा, सीधी सी बात यह है। लेकिन दोनों का जो सम है वो सम क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे? माना कैपिटल ए व ए डैश दो बंद निकाय है, दो बंद निकाय है, तथा ए स्टार इनसे मिलकर बना हुआ एक विलगित निकाय है, विलगित निकाय है। क्या लिखेंगे? लेट ए एंड ए डैश आर टू क्लोज सिस्टम, लेट ए एंड ए डैश आर टू क्लोज सिस्टम, एंड ए सिस्टम ए स्टार इज ए आइसोलेटेड सिस्टम विच मैक्स फ्रॉम ए एंड ए डैश। या फिर आप ये कह सकते हैं ए स्टार इज ए कंबाइन, ए स्टार इज ए आइसोलेटेड सिस्टम कंबाइन विथ ए एंड ए डैश, ठीक है। ये लिख लेना। एक विलगित निकाय है जिसकी ऊर्जा सदैव नियत रहती है। द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर अतः ए प्लस ए डैश इज इक्वल, सॉरी ये तो सिस्टम का नाम हो गया, सो ई प्लस ई डैश इज इक्वल ई स्टार, और ये क्या रहता है? कांस्टेंट। एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन दोनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, बाद में काम आएगा। जितनी इक्वेशन यूज हो रही है उनको सबको लिख रहा हूं मैं। E प्लस ई डैश इज इक्वल ई स्टार, और ये क्या है? कांस्टेंट, और ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। लिख लेना। लेट ए एंड ए डैश आर टू क्लोज सिस्टम एंड ए आइसोलेटेड सिस्टम ए स्टार इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ ए एंड ए डैश, कंबाइंड फॉर्म ऑफ ए एंड ए डैश, and energy of this system remains constant,
ठीक है, अब देखिए एक थ्योरम चलती है थर्मोडायनेमिक्स में जो आपके यहाँ पर फिलहाल है नहीं, लेकिन उसका केवल डायरेक्ट यूज है, केवल उसका क्या है, डायरेक्ट यूज। वो थ्योरम ये है, ऐसे मान लो कि किसी एनर्जी लेवल में इस प्रकार से बहुत सारे सब सेल है, क्या है, बहुत सारे सब सेल, तो उस थ्योरम का नाम है कणों की समान पूर्व प्रायिकता। ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। ये थ्योरम ये बोलती है कि यदि बहुत सारे सब सेल है तो उन सब सेल्स में किसी भी पार्टिकल की जो रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। और वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर जितने उसके सब सेल्स है, जितने उसके एनर्जी लेवल्स है, उनकी एसिसेबल स्टेट के प्रोपोर्शनल। एसिसेबल स्टेट इसको बोलते हैं हिंदी में अभिगम्य ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, अभिगम्य ऊर्जा स्तर। और अभिगम्य ऊर्जा स्तर क्या है, एक माइक्रो स्टेट होती है। क्या होती है, माइक्रो स्टेट। जो एक ऐसी माइक्रो स्टेट जिसके ऊपर यदि अपन कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई कर दे, एक ऐसी सूक्ष्म अवस्था जिसके ऊपर यदि अपन कोई बाह्य प्रतिबंध लगा दे, तो उसे क्या कहते हैं अपन, अभिगम्य ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं, अभिगम्य ऊर्जा स्तर। दैट माइक्रो स्टेट, जैसे कह सकते हैं, द माइक्रो स्टेट अंडर ए एक्सटर्नल कंडीशन, अंडर ए एक्सटर्नल कंडीशन इज नोन एज एसिसेबल स्टेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी भी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके जो टोटल स्टेट है उसके प्रोपोर्शनल। ये कौन बोलता है, प्रायिकता बोलती है। ये जो थ्योरम जो मैंने बताया वो थ्योरम बोलती है, प्रमेय बोलती है। तो क्या लिखेंगे उसके बाद में, कणों की समान पूर्व प्रायिकता के अनुसार, प्रायिकता प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार किसी ऊर्जा स्तर में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता, ये लिख लेना ऐसे कैसे, एक प्रकार से नोट्स ही लिखवा रहा हूं मैं। निकाय के पाए जाने की प्रायिकता उसमें उपस्थित अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या के समानुपाती होती है। संख्या इसको लिखेंगे अपन, किसी ऊर्जा स्तर E, यहाँ पर लिख लेना पाए जाने की प्रायिकता स्तरों की संख्या को लिख लेना ओम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके द्वारा, ओम ई से। अर्थात क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस नंबर के प्रोपोर्शनल, इस नंबर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टोटल सिस्टम की बात होगी, तो यहाँ पर कर देंगे स्टार, तो ये कर दिया स्टार। तो P इज इक्वल, प्रोपोर्शनल उठाएगा, कोई कॉन्स्टेंट रहेगा, C ओम स्टार E। ठीक है ना, ये लिख लो भाई, आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश में, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ पार्टिकल, ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ पार्टिकल
comma the probability to be found in energy level E is proportional to number of accessible states ओम स्टार E, ठीक, is proportional to number of accessible state ohm star E. Therefore, P proportional ohm star E, P is equal C ohm E. Here C is a constant. Here C is a constant. यहाँ C एक नियतांक है। तो यह आपके पास में सेकेंड, तो P और ये P भी किसका फंक्शन है? एनर्जी का फंक्शन है, इज इक्वल C ओम स्टार E, ये इक्वेशन 2। यहाँ तक लिखिए एक बार। ठीक है, आगे देखिए। यदि निकाय ए में चलो मैं लिखवा रहा हूं, ऐसे लिखो, यदि निकाय ए में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, यदि निकाय ए में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या हो? ओम ई, तथा निकाय ए डैश में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या हो? निकाय ए डैश में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओम डैश ई डैश हो, ओम डैश ई डैश हो, तो कुल अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, कुल अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, if number of accessible energy levels in system A is ohm E and number of accessible energy levels in A dash system is ohm dash E dash, then total number of accessible energy levels, कुल अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा ओम स्टार ई, टोटल ओम ई इंटू ओम डैश ई डैश। जोड़ना नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जुड़ता कब है? सम कब होता है? जब एक ही सिस्टम की दो कंडीशन की बात होती है ना, एक ही सिस्टम की दो कंडीशन की बात होती है, समझ रहे हैं इस प्रकार को? एक ही सिस्टम की दो कंडीशन की बात होती है तब होता सम। और यदि दो अलग अलग सिस्टम है, दो क्या है? अलग अलग सिस्टम, और फिर यदि बात होती है तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। और जिसको नहीं समझ में आया वो याद रख लेना, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये हो गया ओम स्टार ई। अब ये वैल्यू क्या कहाँ पर पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। ये इक्वेशन 3 हो गई, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन हो गई। अब इन्हीं का यूज होगा आगे, इन्हीं का यूज। और अब देखना इन तीन इक्वेशन से एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। ये इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 का यूज कहां पर करना है? सेकंड में। यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा? पी ई इज इक्वल सी, नाउ ओम ई और ये ओम डैश ई डैश, ओम डैश ई डैश, ठीक है। अब मैं इसका कर रहा हूं डिफरेंशियल। क्या कर रहा हूं? डिफरेंशियल। तो क्या हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल with respect to
टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ई, विद रेस्पेक्ट टू ई क्या हो जाएगा, या पहले लॉग ले इसका, लॉग ले लो तुम लोग पहले इसका, ऐसी दिक्कत हो जाएगी ना, ऑन टेकिंग लॉग, लॉग लेंगे इसका तो क्या आएगा, लॉग ऑफ पी ई और ये लॉग ऑफ सी ओम ई और ये ओम डैश ई डैश, ये ले लिए इसका लॉग, ठीक है। तो लॉग ऑफ पी ई, लॉग ए बी सी, लॉग ए प्लस मल्टीप्लाई में है तो सबको जोड़ते जाओ, लॉग ऑफ सी प्लस log ऑफ ओम ई प्लस log ऑफ ओम डैश ई डैश, ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग या पहले देखो ये इक्वेशन 4 यहां तक रहने दो, इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इसकी कहानी खत्म है अभी तक, तो इसका कोई यूज नहीं है। देखना भाई, एक यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक सिस्टम एनर्जी देगा तो दूसरा सिस्टम एनर्जी लेगा, ठीक है। तो देखो एक बात यह है, सिंस ओम ई क्या होता है, प्रोपोर्शनल ई, क्या होता है, प्रोपोर्शनल ई, ठीक है। मान लिया कि ए सिस्टम एनर्जी ले रहा है, ए सिस्टम क्या हो रहा है, एनर्जी ले रहा है, तो जब वो एनर्जी लेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ए सिस्टम एनर्जी लेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो जब इंक्रीज होगा इसका मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि ई के मान में वृद्धि होती है तो ओम ई एक वर्धमान फलन है, वर्धमान कैसे लिखते हैं भाई, ये लिख लेना, वर्धमान फलन है। सिंस ओम ई प्रपोज ई, इफ द वैल्यू ऑफ ई इंक्रीजेज देन ओम ई इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तथा इस स्थिति में ई बढ़ेगा तो ई डैश कम भी होगा ना, एक एनर्जी ले रहा है और दूसरा एनर्जी दे रहा है तो ई डैश क्या होगा, कम। इस स्थिति में ओम डैश ई डैश एक वर्धमान, वर्धी कम होने को हास कहते हैं ना, हास, एक हासमान फलन है, एक हासमान फलन है, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो यदि मैं कोई दो क्वांटिटी लूँ, जिसमें मैंने ले लिया x और x क्या है, p और q का मल्टीप्लाई है, p और q का मल्टीप्लाई, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे मैं ये मानूँ कि दोनों का मल्टीप्लाई जैसे कितना है, जैसे मैं कुछ भी मानूँ, जैसे 10 मान लो, एक बार क्या मान ले 10, तो यदि मैं इसको 1 रखा तो इसको 10 रखूँगा ना, तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई 10, तो जैसे जैसे मान लो वो 10 यहाँ पर आ गया, समझना इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। फिर यदि मैं इसको 2 करता हूँ तो ये 8 करना पड़ेगा, तो 16 हो गया ना, बढ़ गया ना भाई, ये इंक्रीजिंग तो ये डिक्रीजिंग, फिर ये 3 कर दो ये 7, फिर 21, ये बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन फिर बाद में वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो कैलकुलेशन, पहले बढ़ेगा, यानी एक फंक्शन इंक्रीजिंग है एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इस कंडीशन में क्या होगा,
वैल्यू एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस वो कम हो जाएगी और वो कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू में ऑब्टेन हो जाएगी, कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ये लिख लेना, अतः इस स्थिति में प्रायिकता Pe तथा ऊर्जा E के मध्य वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता है। In this situation, the curve between probability Pe and energy E obtained is below। वो ऐसे आएगा, इस साइड लेंगे E, इस साइड लेंगे प्रोबेबिलिटी, वो ऐसे कुछ आएगा भाई। ऐसे मान लो यहाँ पर वो वैल्यू मैक्सिमम आ गई और वो मान ली एवरेज ऑफ E, वो एक एवरेज एनर्जी मान ली और वो आएगा ऐसे, बिल्कुल इसके पास में आएगा ऐसे, और ये मैक्सिमम Pe की वैल्यू मैक्सिमम, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, बढ़ेगा सर मैक्सिमम, फिर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक निश्चित वैल्यू के ऊपर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है, तो द मैक्सिमम मिनिमम में फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो। तो देखिए, अतः मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन ले रहा हूं मैं, E बराबर E बार पर अधिकतम प्रायिकता के लिए, E बराबर E बार पर अधिकतम प्रायिकता के लिए समीकरण 4 का E के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 4 का E के सापेक्ष अवकलन करने पर, सो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट E इज इक्वल E बार, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट E इज इक्वल E बार टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू E, क्या हो जाएगा, लोग का पहले 1/P, फिर P का डेल PE बाई डेल E, डेल PE बाई डेल E, और ये डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जैसे रखो एक मिनट, ये आ गया, बाद में लास्ट में जीरो कर देंगे इसको। अब कांस्टेंट का जीरो होता है, ठीक है, लोग का 1/ओम E, और ये डेल ओम E ओवर डेल E, प्लस इसका 1/ओम डैश E डैश, ये क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशियल पहले ओम डैश E डैश का पहले E डैश के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, E डैश के, और अब इस E डैश का E के सापेक्ष, ऐसे होता है ये डिफरेंशियल। ये तो करना आता होगा आपको, फंक्शन चेंज होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, पहले ये फिर ये। ठीक है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन, इसका मतलब ये क्या हुआ, जीरो, ये क्या हुआ, जीरो। ओके, अब देखिए आगे, क्या बच रहा है, ये बच रहा है भाई, ये पूरा लास्ट में जीरो के इक्वल है, तो 1/ओम E प्लस ओम डैश E डैश डेल ओम डैश E डैश अपॉन डेल E डैश, और ये डेल E डैश बाई डेल E, ठीक, इज इक्वल, इसको इस साइड लेके आओ, क्या आएगा ये, माइनस ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5।
अब अपन को इसकी वैल्यू चाहिए। ये कैसे आएगी? वो आएगी इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 का ई के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का ई के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू ई क्या हो जाएगा? देखिए भाई, ई का क्या हो जाएगा 1 और ई डैश का क्या हो जाएगा डेल ई डैश बाई डेल ई और लास्ट में कांस्टेंट है तो उसका 0 तो डेल ई डैश अपॉन डेल ई की वैल्यू क्या जाएगी माइनस। ये वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है? इक्वेशन 5 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 1 ओवर ओम ई, ओम फंक्शन है ई का, मल्टीप्लाई में नहीं है, ओम फंक्शन है ई का, ठीक है। इसकी वैल्यू माइनस हो गई तो माइनस और माइनस प्लस, और ये क्या आएगा? ये लो भाई, ये आ गया, ठीक। अब देखो, इसको रफ कर देता हूं मैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, 1 अपॉन में है, ऐसे कर दो इसको, डेल ओवर डेल ई लॉग ओम ई, कर सकते हैं ऐसा भाई, कर दो आपस लॉग का पहले 1 अपॉन ई हो जाएगा और इसका ऐसे कैसे आ जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। ऐसे इसको भी क्या कर देंगे, डेल ओवर डेल ई डैश लॉग ओम डैश ई डैश, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आती है बीटा, और ये भी क्या होती है, बीटा के द्वारा शो कर रहे हैं इसको, किसके द्वारा शो कर रहे हैं, बीटा के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, ये बीटा लिखी है, इसको मैंने क्या लिख दिया, बीटा डे, और दोनों में ये वैल्यू, इसमें और इसमें वैल्यू सेम, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। अब देखना, यहाँ मैंने बीटा किसको लिखा है, डेल बाई डेल ई लॉग ओम ई, इसी को लिखा ना बीटा, और ऐसे बीटा डैश किसको लिखा है, बीटा डैश लिखा डेल बाई डेल ई डैश लॉग ओम डैश ई डैश। अब देखिए, जब इस पूरे को अपन सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, इस पूरे को सोल्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ओम है ना, ये ओम क्या है, देखना एक बार, यहाँ पर ओम क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तरों की संख्या है। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, किसी भी नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, इसका मतलब इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। यहाँ पर नीचे क्या रहा है, एनर्जी आ रही है, नीचे क्या आ रही है, एनर्जी। इसका मतलब इस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ऊर्जा के व्युत्क्रम के बराबर। तो क्या लिखेंगे, यहाँ बीटा का मात्रक ऊर्जा के व्युत्क्रम के बराबर प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है। द यूनिट ऑफ बीटा इज इनवर्स ऑफ एनर्जी, इज इनवर्स ऑफ एनर्जी। अतः बीटा बराबर क्या होता है, एनर्जी होती है KT, तो 1/KT, 1/KT। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सो बीटा बराबर 1/KT, बीटा की वैल्यू 1/KT फिक्स है, याद रखना है इसको। और बीटा को कैसे लिखा है, डेल बाई डेल ई से, डेल बाई
डेल ई से, और ये क्या जाएगा log ऑफ ओम ई, log ऑफ ओम ई। ठीक है, अब आगे देखिए, अरे राम, यहां से 1/kT डेल बाई डेल ई log ऑफ ओम ई। तो 1/T, इस के को यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं के डेल बाई डेल ई, टी यहां पर टेम्परेचर है, डेल बाई डेल ई log ओम ई। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन डिफरेंशियल के अंदर ले सकते हैं। तो 1/T इज इक्वल डेल बाई डेल ई, ये क्या हो जाएगा के log ओम ई। ठीक है, अब 1/T डेल, इसको मैं लिख रहा हूं एस से, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखो क्या आएगा, आपने हियर एस कहां पर लिखा है के log ऑफ ओम ई, एस इज इक्वल के log ऑफ ओम ई। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं एस प्रोपोर्शनल log ऑफ ओम ई, एस प्रोपोर्शनल log ऑफ ओम ई। क्या है ये, यहां एस को निकाय की एंट्रोपी कहते हैं, निकाय की एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रोपी। हियर एस इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। और ये मेरे हिसाब से एंट्रोपी आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आने वाली है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। देखिए क्या है एंट्रोपी, क्या है एंट्रोपी, यहाँ पर आ रही है कि जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स उसके log के प्रोपोर्शनल, उसके log के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ने पर क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट बढ़ेगी। नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट बढ़ने का मतलब है कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, इस प्रकार से ये वाले लेवल बढ़ेंगे, ये लेवल बढ़ेंगे। तो जब ये लेवल बढ़ेंगे, मैं कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जैसे केवल एक ही टेबल है, क्या है, एक टेबल, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट कितनी है, एक। तो वहाँ पर कोई भी कोई स्टूडेंट है वो वहाँ पर जाके बैठ जाएगा। दो हो गई तो उसको सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तीन हो गए तो और दिक्कत, चार हो गए तो और दिक्कत, पाँच हो गए तो और दिक्कत। तो जितनी एक्सेसिबल स्टेट होती जाएगी उसकी जो रेंडमनेस, यादृच्छिकता, सिलेक्शन की जो उसकी जो मेंटलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी यादृच्छिकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही है कि जो किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी किसको शो करती है, उसके रेंडमनेस को शो करती है, यादृच्छिकता को शो करती है। किसको शो करती है, यादृच्छिकता को। मैं इसको लिख रहा हूँ, अतः सॉरी निकाय की एंट्रोपी, निकाय की एंट्रोपी अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या के लघुगणक के समानुपाती होती है। के समानुपाती होती है। अतः किसी निकाय की एंट्रोपी, किसी निकाय की एंट्रोपी उसकी
यादृच्छिकता यानी रेंडमनेस, बिखराव, यादृच्छिकता की कोटि का मात्रात्मक मापन करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई। निकाय की एंट्रोपी अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या के लघुगण के समानुपाती होती है। अतः किसी निकाय की एंट्रोपी उसकी यादृच्छिकता की कोटि का मात्रात्मक मापन करती है। क्या लिखना है? सो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ नंबर ऑफ एक्सेसिबल एनर्जी लेवल्स, logarithm of number of accessible energy levels. So the entropy of system gives a qualitative या quantitative measurement of order of randomness, gives a quantitative measurement of order of randomness। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब आगे और देखिए, एंट्रोपी की डेफिनेशन आ गई, ये भी अगर बीटा की वैल्यू क्या है। अब इसको अपन आगे और करते हैं, तो देखिए आगे ये एस का फॉर्मूला याद रख लेना। इसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वो अपन यहां से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 ओम स्टार ई ओम ई और ये ओम डैश ई डैश ऑन टेकिंग लॉग, इसका भी क्या लेंगे अपन? लॉग लेंगे। तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ओम स्टार ई इज इक्वल लॉग ऑफ ओम ई और ये लॉग ऑफ, सॉरी अभी मैं एक साथ लिख रहा हूं, ये आ गया log ए बी, log ए प्लस log बी, तो log, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या करना अपन को? डिफरेंशियल करना है, तो करो डिफरेंशियल। ऑन टेकिंग डिफरेंशियल, ऑन टेकिंग डिफरेंशियल क्या आएगा? 1 ओवर ओम स्टार ई डेल डेल ई। मैं कुछ शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। देखो ऐसे नहीं करना इसको, ऐसे तो अपना जो रिजल्ट है वो आएगा नहीं। क्या करना है? ये करना है सिंस इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में, इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्थिति में क्या होता है? जो डिफरेंशियल है वो क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का डिफरेंशियल जीरो। इसको मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ ना भाई, पी से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ और पी से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका तो जीरो रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, डेल ओवर डेल ई और log ऑफ पी ई इज इक्वल जीरो। कर सकता हूँ ना ऐसा? ठीक है, डेल ओवर डेल ई और log ऑफ पी ई की वैल्यू कहाँ से पुट कर दे अपन? इक्वेशन 4 से पुट कर दो। ये इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा? लिख लेना ऑन यूजिंग इक्वेशन 4। ये आएगा log c
प्लस log ओम ई प्लस log ओम डैश ई डैश इज इक्वल 0। ठीक है ना, यही आएगा। अब इस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो डेल ओवर डेल ई और ये log ऑफ ओम ई, ठीक है, प्लस log ऑफ ओम डैश ई डैश इज इक्वल 0। ओके, अब अपन इसको आगे देखो, पूरी इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई के। के यहां पर है बोल्ट्जमान फैक्टर, के से मल्टीप्लाई करो तो के डेल ओवर डेल ई log ओम ई प्लस log ओम डैश ई डैश इज इक्वल 0। ओके, अब इस के को अंदर मल्टीप्लाई करो तो डेल ओवर डेल ई के log ओम ई प्लस के log ओम डैश ई डैश इज इक्वल 0। तो डेल ओवर डेल ई एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एस प्लस ये क्या हो जाएगा एस डैश इज इक्वल 0। अब इसका मतलब एस प्लस एस डैश का डिफरेंस 0 है, सो एस प्लस एस डैश की वैल्यू क्या हो गई कांस्टेंट, क्या हो गई कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कितनी रहेगी मैक्सिमम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम मान के चल रहे हैं ना अपन, क्या रहेगी मैक्सिमम। और एस प्लस एस डैश एंट्रोपी ऑफ एस फ्रेम और एंट्रोपी ऑफ एस डैश फ्रेम, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा एस स्टार। एस स्टार इज इक्वल एस प्लस एस डैश इज इक्वल मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, काफी बार। लिखो इसको, लिखो। को लिखता हूं मैं, अतः स्पष्ट है कि अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। So it is clear that in case of maximum probability, the entropy of system is also maximum। और इसी स्टेटमेंट के बेस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये ओवर है यहाँ पर। अब ये जो बीटा जो पैरामीटर है, बीटा प्राचल, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीटा प्राचल का भौतिक महत्व क्या है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा पैरामीटर। तो आपको पता हो गया कि बीटा की वैल्यू क्या है 1/kT। तो बीटा का जो इनवर्स है यानी बीटा प्रोपोर्शन क्या होता है 1/T। टेम्परेचर को शो करता है, तो बीटा पैरामीटर के द्वारा अपन क्या करते हैं
किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं और बीटा पैरामीटर के द्वारा कोई सिस्टम साम्य अवस्था में है या नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं है, वो भी अपन क्या कर सकते हैं फाइंड आउट, जो कि अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।